और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की जो यूपी बोर्ड में नई बुक अप्लाई हुई है, हॉर्नबिल का लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। इसका पार्ट 3, इसके दो पार्ट मैंने पढ़ा दिए हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर एक बार से देख लीजिए, तब आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि जो व्यूज़ हैं आपके वो तो अच्छे मिल रहे हैं मुझे, आप लोग क्लास ले रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरी क्लास नहीं ले रहे हैं। तो पूरी क्लास लीजिए, क्योंकि आपको 10 मिनट की वीडियो अगर आप 2 मिनट देखेंगे तो उससे आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब लेखक जो हैं वो विदेश पढ़ाई करने के लिए अपने दादी को छोड़ के जाने लगे, तो उनके मन में ये इच्छा थी, मतलब ये इस तरह से उनके विचार थे कि हो सकता है दादी इतनी बूढ़ी हो गई हो कि जब वो लौट के आए तो दादी जिंदा न रहें। लेकिन होता क्या है उसके आगे देखते हैं कि बट दैट वॉज नॉट सो आफ्टर 5 years आई केम बैक होम and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. देखो ये दो वर्ड इसमें कुछ नए मिले। एक मिला क्लैप्स्ड। क्लैप्स्ड का मतलब होता है कि प्लेस हर आर्म्स अराउंड हिम सो एज टू होल्ड इट, यानी भुजाओं में दबाना, यानी गले लगाना। और फ्रीवोलस रिब्यूक्स, इसका मतलब होता है कि प्लेफुल स्कोल्डिंग, यानी डांट फटकार कर कर दुलार करना, है ना। तो ये हो जाता है, यानी खिलवाड़ करते हुए दुलार करना या दुत्कारना, खिलवाड़ करते हुए दुत्कारना या डांटना। तो देखते हैं इसमें कि इस पूरे पैसेज की मीनिंग कि क्या था। लेखक कहते हैं कि लेकिन ऐसा नहीं था। 5 साल बाद जब मैं घर वापस आया और उनसे स्टेशन पर मिला, तो वे जैसी 5 साल पहले दिखती थी अब भी वैसी ही थी। एक दिन का भी अंतर नहीं हुआ। कुछ कहने के लिए अब भी उनके पास समय नहीं था, और जब उन्होंने मुझे गले लगाया मैं उन्हें प्रार्थना करते हुए सुन सकता था। यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन भी उनके सबसे अधिक आनंददायक पल उन्हीं चिड़ियों के साथ बीते जिन्हें वे छोटी मोटी डांट फटकार के साथ लंबे समय तक दाना खिलाती थीं। आगे देखते हैं। फिर होता है इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन of the homecoming of warriors. We had to pursue her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. अब इसमें देखो ये जो वर्ड मिला, पूरा फ्रेज मिला कि द सैगिंग स्किन ऑफ द डायलेटेड ड्रम। तो इसका मतलब होता है एरिया ऑफ द लूज स्किन ऑफ द डिस्यूज्ड ड्रम, यानी प्रयोग में ना आने वाले ढोलक की एक ढीली खाल, है ना। और इसके बाद आया ओवर स्ट्रेनिंग। ये वर्ड जो आया ओवर स्ट्रेनिंग, इसका मतलब होता है एक्सेसिव डिमांड ऑन स्ट्रेंथ, यानी अत्यधिक जोर डालना या जोर पड़ना। तो इस पूरे पैसेज का देखते हैं। पूरे पैसेज का मीनिंग क्या हुआ कि शाम के समय उनमें एक बदलाव देखने को मिला। उन्होंने प्रार्थना नहीं की, उन्होंने अड़ोस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक पुरानी ढोलक ली और गाना शुरू कर दिया। टूटी फूटी ढोलक की झोलदार खाल पर वे घंटों तक थाप देती रहीं
और योद्धाओं के घर वापसी की गीत गाती रहीं। कहीं वे ज़्यादा थक ना जाए। हमें क्या हुआ कि हमने उन्हें मना किया कि ज़्यादा थक ना जाए, हमें उन्हें ये सब रोक देने के लिए मनाना पड़ा। लेकिन जब से मैं उन्हें जानता था, ये पहली बार था दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, बट माई ग्रैंड मदर thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. अब यहाँ देखिए, ये जो वर्ड यूज हुआ माइल्ड, है ना, तो माइल्ड का मतलब क्या होता है कि ऑफ ओनली मॉडरेट सेवरिटी, यानी मामूली सा। और ओमिटेड का मतलब होता है लेफ्ट या छोड़ना। तो देखते हैं पूरे पैसेज क्या है कि अगली सुबह वो अचानक बीमार पड़ गई। यह हल्का बुखार था और डॉक्टर ने बताया कि ये चला जाएगा। डॉक्टर ने बताया कि ये चला जाएगा, पर दादी ने कुछ अलग ही सोचा था। उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत नज़दीक है। उन्होंने कहा क्योंकि अपने जीवन के अंतिम अध्याय की समाप्ति के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी थी, इसलिए वे हमसे बात करके और अधिक समय बर्बाद नहीं करने वाली थी, है ना। तो यहाँ पर हो गया कि उन्होंने प्रार्थना करनी छोड़ दी थी क्योंकि उनका अंत समय निकट था। आगे देखते हैं। वी protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. अब देखो यहाँ पर जो वर्ड हुआ प्रोटेस्टेड, इसका मतलब होता है आपत्ति करना है, तो ये होता है ऑब्जेक्टेड, किसी चीज़ पर आपत्ति करना। फिर वर्ड है इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है डिसरिगार्डेड इंटेंशनली, मतलब अनदेखा करना। फिर सस्पेक्ट का मतलब होता है डाउट यानी संदेह करना। फिर पैलर का मतलब होता है एन अनहेल्दी पेल अपीयरेंस यानी पीलापन। तो देखते हैं पूरा क्या है कि हमने इस बात का विरोध किया कि वो जो बातें कर रही थी जिस तरह की, हमने उस बात का विरोध किया, पर उन्होंने हमारे विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे बिस्तर पर चुपचाप लेटे हुए मन के गिनती रहीं और प्रार्थना करती रहीं। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उनके होठ हिलने बंद हो गए और जप माला उनकी बेजान उंगलियों से गिर पड़ी, यानी जो माला रोजरी जो यूज करती थी जिसे कंठी कहते हैं, वो उनकी उंगलियों से गिर पड़ी। एक खामोश सा पीलापन उनके चेहरे पर छा गया और हम जान गए कि अब वो नहीं रही। अब देखते हैं भाई आगे इसके। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. अब इतने की मीनिंग देखते हैं कि ये कस्टमरी वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब होता है यूजुअल यानी रिवाज। फिर श्राउड का मतलब होता है लेंथ ऑफ द क्लोथ इन विच डेड पर्सन इज रैप्ड यानी कफन। और मॉर्निंग का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ डीप सॉरो यानी रोना पीटना। और क्रिमेटेड का मतलब होता है बर्nt यानी दाह संस्कार करना। और ये वर्ड है ब्लेज का मतलब होता है अ वेरी ब्राइट लाइट यानी बहुत चमकीला प्रकाश। अब देखते हैं इतने की मीनिंग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और जैसा कि रिवाज है
हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और जैसा कि रिवाज है कि उन्हें ज़मीन पर लिटाया और लाल रंग के कफन से उन्हें ढक दिया। कुछ घंटों तक हम शोक मग्न रहे। फिर बाद में उनकी अंत्येष्टि की तैयारियां करने के लिए हम उन्हें अकेला छोड़ आए। शाम को दाह संस्कार है तो उन्हें ले जाने के लिए हम उनके कमरे में एक कच्चा चौखटा लेकर गए, यानी एक स्ट्रेचर जो था वो लेके गए। सूरज छुप रहा था, यानी सूरज जो है वो ढल रहा था, छिप रहा था, और उससे दादी के कमरे और बरामदे में सुनहरे प्रकाश की आभा से आलोकित कर दिया था, यानी सूर्य की रोशनी जो थी वो पूरे उनके कमरे में, दादी के और आंगन में भरी हुई थी। फिर क्या हुआ? वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड ऑल ओवर द veranda and in her room right up to where she lay dead and wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the डस्टबिन। अब देखो जो इसमें वर्ड्स यूज हुए, इसमें एक तो वर्ड्स आया स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है नॉट मूविंग फ्रीली, यानी कसकर। फिर आया रैप्ड। रैप्ड का मतलब होता है कवर्ड, यानी ढका हुआ। फिर क्रम्स, CRUMBS, क्रम्स यानी स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े। और क्रॉप्स जो कॉर्प्स का आया, इसका मतलब होता है डेड बॉडी यानी लाश। फिर देखते हैं, फिर ये हुआ कि जब प्रकाश आने लगा तो वो क्या हुआ कि हम बीचों बीच आंगन में रुक गए। लेखक कहते हैं कि हम बीचों बीच आंगन में रुक गए पूरे बरामदे में और उनके कमरे में, ठीक वहाँ तक जहाँ वे मृत पड़ी थी और लाल कफन में लिपटा उनका शव रखा था। हजारों चिड़िया जहाँ तहाँ फर्श पर बैठी थी, कोई चहचहाट नहीं थी। चिड़ियों को यूँ देखकर हमें दुख हुआ और मेरी माँ जाकर कुछ ब्रेड उनके लिए ले आई, यानी चिड़ियों को खिलाने के लिए ब्रेड ले आई। इन्होंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, क्रम्स छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जैसे दादी किया करती थी, और उनकी ओर फेंका। चिड़ियों ने ब्रेड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब हम दादी के मृत शरीर को वहाँ से ले गए, वे चुपचाप धीरे धीरे उड़ गईं। अगली सुबह स्वीपर ने, यानी मेहतर ने, ब्रेड के टुकड़ों को उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। तो ये रही कहानी और ये लेसन हुआ कंप्लीट। आपको समझ में आया होगा और पिछले दोनों पार्ट भी देख लीजिए तो कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने रिव्यू ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या इसमें क्या सुधार हो सकता है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और जो होगा आपकी पहली पोएम द फोटोग्राफ, जो कि बहुत ही अच्छी पोएम है। और क्लास 11th के जो यूपी बोर्ड का नया सिलेबस लॉन्च हुआ है, अप्लाई किया गया है, उस बुक से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अभी जब तक स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं तब तक उनके सिलेबस कंप्लीट हो सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।